तो चुनाव से जुड़ी हर खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी जानकारी जो कानपुर देहात से मिल रही है। एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। पुलिस कस्टडी में युवक की मौत के मामले में एक बड़ी कार्रवाई की गई है और देखिए 9 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। थाना इंचार्ज शिवली, चौकी इंचार्ज मैठा इसमें सस्पेंड किए गए हैं। एसओजी प्रभारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर देखिए गाज गिरी है और एबीपी गंगा ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था और यही है कि खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। पुलिस कस्टडी में युवक की मौत के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। 9 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। एबीपी गंगा खबर से असर तक आप देखिए किस तरीके से 6 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी। जब एबीपी गंगा ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया, उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर एक्शन लिया गया और इस खबर का असर देखने को मिला। ज्यादा जानकारी के साथ विकास हमारे साथ जुड़ गए। विकास, एबीपी गंगा ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था और खबर से असर तक का सफर हम देख रहे हैं। सस्पेंड कर दिए गए 6 पुलिसकर्मी। जी हाँ, देखिए पूजा कि ये जो खबर है एबीपी गंगा ने बहुत ही प्रमुखता से दिखाया था। हर पल की अपडेट दी थी एबीपी गंगा ने और उतनी ही बड़े पैमाने से इस खबर को चलाया गया था, जिसके बाद जो यहाँ का पुलिस महकमा है वो हरकत में आया। तत्काल प्रभाव से यहाँ के पुलिस अधीक्षक ने 9 लोगों को सस्पेंड कर दिया। 9 पुलिसकर्मी थे जिनको दोषी पाया गया है, जिनके ऊपर शक थी, जिनके ऊपर सुई अटकी हुई थी कि ये उसकी मौत के कारण हो सकते हैं। मैठा चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया गया है। शिवली कोतवाली जिस क्षेत्र में ये घटना घटी है उस कोतवाल को सस्पेंड कर दिया गया है। एसओजी प्रभारी को, यहाँ के जो एसओजी प्रभारी हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया। साथ में अन्य 6 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से पुलिस अधीक्षक समिति ने सस्पेंड कर दिया है और ये बड़ी कार्रवाई है। हालांकि इस कार्रवाई से जो मृतक है उसके परिवार पर कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा, कोई फर्क ऐसा नहीं पड़ रहा है कि उसके घर का जो आदमी है वो जिंदा हो जाएगा, लेकिन फिर भी उनको तसल्ली देने के लिए कहा जा सकता है कि पुलिस ने तत्काल प्रभाव से खबर पे हमारी जो देखा है उस खबर को देखकर पुलिस ने कार्रवाई कर दी है। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका विकास जानकारी देने के लिए। तो देखिए इस खबर को दिखाने के बाद इस खबर का असर देखने को मिला और कार्रवाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए दिल्ली में उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम ने सीएम धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र सिंह भट्ट समेत राज्यों के सभी सांसदों के साथ एक बैठक की। इसमें लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को भी बुलाया गया। सभी सांसदों से क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा सक्रिय रहने को कहा गया और सरकार के साथ ही समन्वय बनाने और केंद्र की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए कहा गया। तो देखिए लोकसभा चुनाव को लेकर ये तैयारी और दिल्ली में एक बैठक हुई थी, महत्वपूर्ण ये बैठक, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए थे और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। और चलिए आपको बताते हैं कि इस बैठक में आखिर क्या खास रहा। दरअसल रमेश पोखरियाल निशंक के आवास पर यह बैठक हुई थी और सभी सांसदों के साथ प्रभारी दुष्यंत गौतम ने यह मीटिंग की थी। संगठन और सरकार के साथ ही सांसदों के समन्वय पर इसमें चर्चा की गई थी और सभी सांसदों के अपने क्षेत्र में एक्टिव रहने के लिए उनको कहा गया था कि अपने क्षेत्र में एक्टिव रहिए। केंद्र की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए थे। इसके अलावा देखिए उत्तराखंड भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी इसमें मौजूद रहे थे। सीएम पुष्कर सिंह धामी और संगठन महामंत्री अजय कुमार भी इसमें मौजूद रहे थे। यानी कुल मिलाकर ये बैठक काफी महत्वपूर्ण थी। लोकसभा सांसदों को भी इसमें बुलाया गया, राज्यसभा सांसदों को भी इसमें बुलाया गया। 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसमें कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई थी। खासतौर पर सांसदों से अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय रहने के लिए कहा गया। G20 में 2 स्थान हमको उत्तराखंड में मिले हैं, ऋषिकेश और मुनिकीरेती। वो कार्यक्रम भव्यता का स्वरूप ले, उस दृष्टि से हमारे सांसद गणों के प्रवास, हमारे विधायक गणों के सारा विषय पर चर्चा हुई और इसके साथ साथ बूथ प्रबंधन, क्योंकि आगामी दिनों हमारे यहाँ नगर पालिका नगर निगम के चुनाव होने हैं और जो बूथ हम कभी जीतते हैं कभी हारते हैं, ऐसे बूथों को स्थायी रूप से जीत में बदला जाए, उस दृष्टिकोण से भी हमने सभी सांसदों का प्रवास तय किया है। और आगामी 2024, क्योंकि अब सबसे जुड़ा हुआ विषय है, 2024 के कार्यक्रम की दृष्टि से भी हमारे जो बड़े कार्यक्रम होते हैं लोकसभा के अंदर है, कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी बैठकें हैं, इन सब विषयों पर आज चर्चा हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ अविनाश तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ज्यादा उनसे जानकारी ले लेते हैं। अविनाश, देखिए जिस तरीके से कल बैठक हुई और बैठक में 2024 के लोकसभा चुनावों के मद्देनजर अगर इसको देखा जाए तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बैठक थी। जिस तरीके के निर्देश दिए गए, सांसदों को कहा गया अपने अपने क्षेत्र में काम करो, योजनाएं लोगों तक पहुंचे। क्या लग रहा है इस बैठक का कितना असर आने वाले वक्त में हमें देखने को मिलेगा, खासतौर पर राजनीतिक लिहाज से?
जी बिल्कुल पूजा, अगर बात करें तो कल जिस तरीके से यह बैठक हुई उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात रही कि कई सांसदों ने ये शिकायत भी की है कि प्रदेश के जो तमाम सारे अधिकारी हैं, जब सांसद उनको कोई काम के लिए कहते हैं तो वो अधिकारी उनको रिस्पॉन्ड नहीं करते या वो अधिकारी उस काम में ढीला या लापरवाही बरतते हैं। तो इसको लेकर के भी मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि सभी अधिकारियों को सचेत करेंगे कि जितने भी काम सांसद कहते हैं उसमें तेजी लाए, जिससे कि जो आगामी कार्यक्रम है उसमें भी तेजी लाई जा सके। 2024 लक्ष्य है, लेकिन उसके पहले जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर निकाय चुनाव होने हैं उसको लेकर के भी तैयारियों में अभी से भारतीय जनता पार्टी जुट गई है। और कल सभी सांसदों को ये कहा गया है कि उनको अगर अपने संसदीय क्षेत्र में किसी भी तरीके की दिक्कत होती है तो तमाम सारे जो मंत्री हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं, संगठन के जो तमाम सारे लोग हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन अब संपर्क अभियान तेज करना होगा और डोर टू डोर की बजाय हाउस टू हाउस कैंपेन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत की है उसमें अब सक्रिय होना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी का लक्ष्य है कि एक बार फिर से 2024 में उस करिश्मे को दोहराया जा सके जहां पे 5 लोकसभा सीटों में से 5 लोकसभा सीटों को जीता जा सके। क्योंकि 2014 में और 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 5 लोकसभा सीटें जीत करके वो इतिहास रचा है, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पे 2024 लक्ष्य रखा है भारतीय जनता पार्टी ने। और इसी के लिए सभी सांसदों को कहा गया है कि वो अपने अपने क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सक्रिय हो, जनता के साथ संवाद स्थापित करें, प्रदेश सरकार की केंद्र सरकार की योजनाओं को उन तक ले जाएं और इसके साथ साथ अगर उनको किसी मंत्री की जरूरत पड़ती है या फिर मुख्यमंत्री से कोई कार्य पड़ता है तो सीधे संपर्क करके उन कार्यों में तेजी लाएं, जिससे कि उत्तराखंड की जनता के अंदर यह विश्वास पनप सके कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो उनकी बेहतरी के लिए कार्य कर सकती है। और इसी के लिए कल ये बैठक की गई थी कि जहां पर सरकार और संगठन के साथ साथ सांसदों का समन्वय किया जा सके। जनता को भी भरोसे में लें कि जो योजनाएं हैं उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, ये कोशिश की गई इस बैठक के जरिए। धन्यवाद अविनाश आपका जानकारी देने के लिए। और देखिए बढ़ते हैं आगे, एक तरफ तो जहां उत्तराखंड भाजपा 2024 चुनाव की तैयारियों में जुटी है तो वहीं उत्तराखंड कांग्रेस में कलह खत्म नहीं हो पा रहा है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने विधानसभा चुनाव में करारी हार को लेकर इशारों में हरीश रावत पर ठीकरा फोड़ दिया। कहा कि हम विधायक का नहीं बल्कि सीएम का चुनाव लड़ रहे हैं। तो हरीश रावत पर हार का ठीकरा फोड़ते नजर आए हैं और कहा है कि हम विधायक नहीं बल्कि सीएम के लिए चुनाव लड़ रहे थे। प्रीतम सिंह का बयान है। देखिए 2022 का जो विधानसभा चुनाव था उस चुनाव को जो है हमने बजाय विधायक के हमारे चुन करके आए, हम मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ने का काम कर रहे थे। वो एक बहुत बड़ा कारण रहा। और मैं कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय नेतृत्व जो दिशा निर्देश राज्य को दे उस दिशा निर्देश पर जो है राज्य को चलना चाहिए और उस पर चलेंगे तो हम जीत हासिल करेंगे। और अगर राष्ट्रीय नेतृत्व के ने जो दिशा निर्देश दिए उसका उल्लंघन करेंगे तो उसकी जो है स्थिति आपके सामने है। हम 2022 में हारे हैं। तो देखिए पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने क्या कहा है वो हम आपको पूरा बता रहे हैं। इशारों में उन्होंने हरीश रावत पर निशाना साधा। विधानसभा चुनाव में जो हार हुई उसका ठीकरा सीधे उन पर फोड़ा। कहा कि हम विधायक का चुनाव नहीं लड़े थे, हम सीएम का चुनाव लड़ रहे थे, हाई कमान के निर्देश पर नहीं चले। ये बात कहते हुए प्रीतम सिंह नजर आए हैं और देखिए बड़े नेता हैं, उन्होंने सीधे तौर पर ये जो हार का ठीकरा है ये पूरा फोड़ते हुए नजर आए हैं और इसी के साथ कई बातों का जिक्र उन्होंने किया। देखिए कांग्रेस नेता काफी वक्त से अलग चल रहे हैं, स्थानीय स्तर पर भारत जोड़ो यात्रा में भी अलग नजर आ रहे हैं। करण माहरा ने भारत जोड़ो यात्रा शुरुआत की थी, चलाई थी और हरीश रावत ने अपने स्तर पर पदयात्रा की। प्रीतम सिंह ने अपने गुट के साथ सचिवालय का घेराव, यानी कुल मिलाकर अलग अलग दिशाओं में कहीं ना कहीं फिर से एक बार वो गुटबाजी की जो तस्वीरें हैं जो हम अक्सर देखते हैं कांग्रेस में वो नजर आ रही हैं। अगर हम पदयात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा की भी बात करें तो उसके अलावा देखिए उसके इतर कांग्रेस आपस में कितनी जुड़ी हुई है, कांग्रेस के जो नेता हैं वो कितने आपसी सामंजस्य के साथ काम कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा को कितने ज्यादा मिलजुल कर वो चला पा रहे हैं, इसको लेकर भी सवाल है। करण माहरा ने भारत जोड़ो यात्रा चलाई थी और हरीश रावत ने अपने स्तर पर पदयात्रा की। और ज्यादा जानकारी के साथ रवि कैंतुरा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी हम ले लेते हैं। रवि देखिए जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी जो तैयारियां कर रही है लोकसभा चुनाव की, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस में गुटबाजी की तस्वीरें, आपसी कलह की तस्वीरें। जबकि एक लोकतांत्रिक देश में मजबूत विपक्ष का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन ये जो आपसी गुटबाजी की तस्वीरें हैं और जो खबरें हैं ये कहीं ना कहीं कमजोर करती है। बिल्कुल पूजा, आपने सही कहा कि जहां भारतीय जनता पार्टी 2024 के लक्ष्य को लेकर चल रही है और एक बार फिर से उस प्रचंड जीत को दोहराने के लिए अभी से उनकी तैयारियां शुरू हो गई हैं, वहीं कांग्रेस की अगर बात की जाए तो बड़े नेताओं की हमने देखा है कि प्रीतम सिंह और हरीश रावत की जो आंतरिक कलह है वो हमेशा ही कई बार खुलकर सामने आई है और एक बार फिर से ये कलह सतह पर नजर आ रही है। प्रीतम सिंह का ये कहना कि हम उस वक्त विधायक का नहीं मुख्यमंत्री के लिए चुनाव लड़ रहे थे, ये इशारा हरीश रावत की ओर है, क्योंकि उस वक्त चुनाव के दौरान हमने देखा कि हरीश रावत ने खुद ये बात कही थी कि हाईकमान को एक सेनापति
का नाम जो है फाइनल कर देना चाहिए, उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए। यानी कि हरीश रावत ये चाहते थे कि मुख्यमंत्री का चेहरा फाइनल होना चाहिए, लेकिन जो प्रीतम गुड़ था वो इस बात को नहीं चाहता था। इस बात की नाराजगी भी हुई थी, प्रभारी ने इस बात को लेकर नाराजगी जताई थी और हाईकमान ने आखिर में निर्णय लिया था कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। इसके अलावा जब चुनाव हुए तो उसके बाद हमने देखा कि दूसरे ही दिन, आपको याद होगा, हरीश रावत ने एक ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था या तो मुख्यमंत्री बनूंगा या फिर घर बैठूंगा, इस तरीके का बयान भी उन्होंने दिया था। तो ऐसे में ये बातें खुलकर सामने आ गई थी कि हरीश रावत की चाहत इस बार भी जिस तरीके से चुनाव परिणाम आएंगे उसमें मुख्यमंत्री बनने की है। लेकिन दूसरा खेमा जो प्रीतम गुड़ है वो लगातार इस बात को लेकर नाराजगी जता रहा था और एक सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कर रहा था। कुल मिलाकर ये जो होता रहा, ये चुनाव में एक माहौल बना और इस माहौल का कहीं ना कहीं एक नुकसान भी कांग्रेस को भुगतना पड़ा। यही वजह रही कि 19 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई और इसी बात को आज प्रीतम सिंह दोहरा रहे हैं कि उस वक्त अगर हम विधायक का चुनाव लड़ रहे होते तो शायद ये स्थिति नहीं होती। हिमाचल में जिस तरीके से कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है, आत्ममंथन करने की कि जिस तरीके से हमने चुनावों के नतीजे देखे, एक सम्मानजनक वोट भी गुजरात में हमने नहीं देखे, दिल्ली की आप बात कर लीजिए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को आत्ममंथन करने की जरूरत जरूर है। बहुत धन्यवाद आपका रवि जानकारी देने के लिए। देहरादून से बड़ी खबर है, एक बार फिर से महंगी हो सकती है बिजली। यूपीसीएल की ऑडिट कमेटी ने प्रस्ताव भेजा है, बिजली के दाम बढ़ाने के लिए प्रपोजल भेजा गया है। 15 दिसंबर को बोर्ड की बैठक में इस पर मुहर लग सकती है, यानी कि एक बार फिर से जनता को महंगाई का झटका लग सकता है। बिजली के दाम बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा गया है, 15 दिसंबर को बोर्ड की बैठक में इसमें मुहर लग सकती है। और देखिए, उत्तराखंड में बेरोजगारी का संकट भी बढ़ सकता है। करीब 4 लाख कामगारों के रोजगार पर तलवार लटक रही है। प्रदेश में 1724 उद्योगों की एनओसी रद्द कर दी गई। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एनओसी रद्द कर दी है। प्लास्टिक पैकेजिंग से जुड़े छोटे बड़े उद्योगों पर यह कार्रवाई की गई है। यानी कुल मिलाकर यहां पर रोजगार को लेकर संकट पैदा होने की संभावना है। तो देखिए किस तरीके से प्लास्टिक पैकेजिंग से जुड़े हुए जो छोटे बड़े उद्यमी हैं उनकी एनओसी रद्द की गई है। पूरा आपको समझा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। 1724 उद्योगों की एनओसी रद्द की गई है। करीब 1 लाख कामगार के रोजगार पर ऐसे में संकट खड़ा हो गया है। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उद्योगों की एनओसी रद्द कर दी है। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर के उद्योगों पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है और इन सभी उद्योगों ने ईपीआर एक्शन प्लान जमा नहीं किया है। ईपीआर प्लान एक्शन जमा नहीं कराने पर यह एनओसी रद्द की गई है, यानी कि इन्होंने ईपीआर प्लान जमा नहीं कराया, तो और इसी वजह से बड़ी कार्रवाई एनओसी रद्द कर दी गई है। लेकिन अब रोजगार को लेकर एक संकट यहां पर जरूर पैदा हो रहा है और ये देखिए जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है। 1 लाख के करीब ये उद्यमी हैं। और देखिए, उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से एक बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां उत्तराखंड में हिम तेंदुओं की संख्या में बड़ा इजाफा देखने को मिला। भारतीय वन्य जीव संस्थान की तरफ से जो गणना की गई उसमें खुलासा हुआ है कि 86 से बढ़कर अब हिम तेंदुओं की संख्या 125 तक पहुंच गई है। तो बड़ी खबर ये आपको दे दें कि उत्तराखंड में हिम तेंदुओं की तादाद में बड़ा इजाफा देखने को मिला है। 86 से बढ़कर ये जो संख्या है ये 125 तक पहुंच चुकी है। तो देखिए 86 से 125 हो गई है हिम तेंदुओं की संख्या। और आपको पूरा हम निचोड़ इसका बता रहे हैं पॉइंटर के जरिए। 2015 की जब गणना हुई थी तो उसकी तुलना में कितना इजाफा हुआ है। देखिए, भारतीय वन्य जीव संस्थान की तरफ से गणना में खुलासा किया गया कि जो उच्च हिमालय क्षेत्र है उनमें जो स्नो लैपर्ड्स पाए जाते हैं और जुलाई से नवंबर 2021 में कैमरा ट्रैप्स वहां पर लगाए गए थे। मुनस्यारी और पिथौरागढ़ में कैमरा ट्रैप लगाए गए। 2016 में भारत में कुल 516 हिम तेंदुए थे और देखिए अब किस तरीके से जो इनकी संख्या है उसमें इजाफा हुआ है और किस तरीके से इनकी संख्या जो है वो बढ़ी है। 86 से 125 तक हिम तेंदुओं की ये संख्या जो है वो पहुंच चुकी है। उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।